नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि आइडियल आइज न्यूज के रूबरू कार्यक्रम में हर एक सप्ताह मैं किसी न किसी खास व्यक्तित्व को लेकर के आता हूं। जैसे पिछले सप्ताह मैंने आपके बीच आईएएस पदाधिकारी को लेकर के आया और इस सप्ताह मैं पूर्णिया के शान जान यानी टॉप स्टोरी में से एक स्टोरी को मैं सामने ला रहा हूं और वो कोई और नहीं, रवि सुधा चौधरी जी है। इन्होंने अपने मेहनत के बल पे न सिर्फ पूर्णिया का नाम रोशन किया है बल्कि अपना परचम इन्होंने पूरे भारत देश में फहरा दिया है। और इनके विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे। दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। एक साधारण सा शहर, पूर्णिया शहर, और पूर्णिया शहर का लड़का मुंबई में जाकर के एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं और मुंबई में अपना परचम लहरा देते हैं और कई फिल्मों में ये काम कर देते हैं। तो मैं इनके जज्बा को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं अपने चैनल के माध्यम से, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो मैं उनसे ही मुखातिब आपको करवाता हूं। तो आइए मैं सीधे मुखातिब होता हूं रवि सुधा चौधरी जी से और इनसे जानते हैं इनके संघर्ष की कहानी। जी नमस्कार। धन्यवाद शशि जी और आइडियल आई न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को आपके अपने रवि सुधा चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। सर, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी मैं चाहूंगा कि एक संक्षिप्त परिचय हमारे सूर्य दर्शक को आप दें। मेरा परिचय यही है कि मैं पूर्णिया बिहार का बेटा हूं और सबका दुलारा हूं और अभी वर्तमान समय में मैं फिल्म निर्माण एवं अभिनय में कार्यरत हो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई में। सर, आप कब मुंबई गए और कैसे आप में ये जज्बा आ गया था? पूर्णिया में रहते हुए आप में ये सोच कब घुस गया था, ये मैं जानना चाहूंगा। देखिए, ऊपर वाला हर किसी में एक विशिष्ट गुण देता है मुझे, तो जो अभिनय के गुण थे वो मुझ में कहीं ना कहीं शुरुआत से ही थे और ये चीजें कहीं दबी हुई होती है। आपको उस इनर स्ट्रेंथ, उस इनर क्वालिटी को पहचानना होता है कि आप किस चीज के लिए, किस विधा के लिए, किस क्षेत्र के लिए बने हैं। और आप हमेशा अगर अपने पोटेंशियल को आंकते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। लेकिन उसमें भी मायने ये रखता है कि आप कोई स्वप्न पालें और आप उसको डिजर्व ही नहीं करें, आप उसके लायक ही नहीं बने, तो फिर वो चीजें आपसे दूर चली जाती हैं। आप अनवरत प्रयास करते हैं लेकिन एक लंबा अरसा बीत जाता है लेकिन आपको सफलता मिल नहीं पाती है। मैं फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले बता दूं शशि जी कि फार्मा इंडस्ट्री में कार्यरत था और एक टॉप मल्टीनेशनल्स में जो है मैनेजरियल पोस्ट पे था और मैंने काफ़ी समय बिताया। लेकिन मुझ में सबसे पहले, क्योंकि मैं गायन भी करता हूँ, सिंगिंग भी करता हूँ, सिंगिंग भी मेरा पैशन रहा है, तो मैंने पहले भजन गायक से शुरुआत की थी। आपको मालूम होगा काफ़ी सारे भजन मैंने गाए और उस दरमियान जब वो चूँकि वीडियो सॉन्ग होते थे, तो जब वीडियो सॉन्ग में एक्टिंग की तो मुझे पता चला कि मेरा पोटेंशियल एक्टिंग में भी बहुत अच्छा है। लेकिन वो चूँकि भजन का ऑरा था और मुझे कुछ उससे बियॉन्ड करना था, तो फिर मैंने कुछ सालों का ब्रेक लिया। दूसरा क्या होता है कि जब आप मार्केटिंग से होते हैं तो आपका दिमाग भी मार्केट के हिसाब से चलता है, क्योंकि आप मार्केट को परखने की एबिलिटी रखते हैं। आपका एनालिटिकल स्किल उस तरीके का होता है कि आप मार्केट को परख सकें। तो मैंने ये सोचा कि मेरा तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड है नहीं और ना मैंने थिएटर किया है, ना कोई वर्कशॉप किया है, ना मेरी ऐसी कोई प्रॉपर तैयारी थी एक्टिंग की कि मैं एक्टिंग के फील्ड में जा सकूं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल था कि कहाँ से और कैसे, किस माध्यम से। कोई गॉडफादर नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई मेंटोर नहीं। तो मैंने ये सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे जाऊंगा और संघर्ष करूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा विलंब भी शुरू किया, क्योंकि क्या होता है कि सपनों और जिम्मेदारी के कश्मकश में जिंदगी और सपने कहीं ना कहीं थम जाते हैं। वही मेरे साथ हुआ। लेकिन क्या है कि जिंदगी एक है, अपने हर सपने को पूरा करना चाहिए और सारी विपत्तियों को और अपने आने वाले अवसर को संतुलित करना ही सही वीरता है। सर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि आप क्या यहाँ पूर्णिया में रंगमंच से जुड़े हुए थे कभी? नहीं, मेरा ऐसा सौभाग्य तो नहीं हुआ कि मैं रंगमंच से जुड़ा रहूं, लेकिन एक दर्शक की भांति मैं कला भवन में एक भीड़ का हिस्सा हमेशा बनता रहता था। मैं दूर से देखता रहता था कि अच्छा एक्टिंग ऐसी होती है
मंच पर जो है अभिनय को इस तरह से पेश किया जाता है, ऐसे डायलॉग डिलीवरी होती है। तो मैं सीनियर्स को देखता था, बच्चों को देखता था और वहाँ से काफ़ी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता था। और सर दूसरी चीज आपने कहा कि संघर्ष करना पड़ता है। आप का बैकग्राउंड नहीं था कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना आपके फादर थे ना आपके परिवार से कोई थे, जबकि वहाँ पे जब लोग कपूर खानदान से हैं तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बच्चन परिवार से हैं तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इस क्रम में सर आपने जो संघर्ष किया है, अभी जो हमारे पूर्णिया से जाना चाहेंगे या जो जाते हैं तो वो जो संघर्ष का सामना करते हैं, उन संघर्षों का थोड़ा सा आप उल्लेख करूँ। देखिए, जब मैंने एक वेल सेटल्ड नौकरी छोड़कर तो मैंने शून्य से शुरुआत की थी अभिनय क्षेत्र की, तो निश्चित रूप से बहुत लोग, क्योंकि यहाँ से अभिनेता बनने की इच्छा किसको नहीं होती है, बहुत लोगों ने पहले भी प्रयास किया था और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिसको ये कि दूर का चांद लगता है फिल्म इंडस्ट्री। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। अगर आप में सफलता पाने की जिद हो और आप ठान लें तो निश्चित रूप से आपको सही समय आने पे सफलता मिलती है, बट आपको सही रास्ते अपनाने पड़ेंगे। किसी भी शॉर्टकट से आप सफलता नहीं पा सकते। सफलता पाने के लिए आपको सही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये अब क्या अभिनेता बनेंगे, क्योंकि पहले बहुत लोग हार चुके, और ऐसा कोई बहुत कम जो है उदाहरण हैं हमारे सामने जिन्होंने कि उस इंडस्ट्री में जाके एक छोटे से शहर से अपना जो एक नया आयाम रचा है। और बहुत सारे नए कलाकार भी थे, तो बहुत लोगों ने पहले सोचा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं क्लियर था, मुझे पता था कि अगर मैंने अपना मुकाम, अपना जो डेस्टिनेशन है वो बहुत ऊपर रखा है तो संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। अगर आपके ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है, लड़ना तो पड़ेगा ही। तो सर ये संघर्ष की बात है, तो हमारे जो बच्चे अभी जाना चाहते हैं, जिनको फिल्मोनिया कहते हैं हम लोग अपने भाषा में, कि फिल्मोनिया धर लेता है, तो वो गार्जियन उनको जो है शांत कर देते हैं, तो फिर कैसे वो संघर्ष करके आगे पहुंचे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिना परिवार के सपोर्ट के तो आप नहीं बढ़ सकते हैं। माता पिता, बड़ों का आशीर्वाद, उनका मोरल सपोर्ट सबसे ज्यादा बूस्टअप करता है। फिर आपके समाज का सपोर्ट भी उतना ही मायने रखता है, क्योंकि वहाँ एक ऐसा अथाह महासमंदर है ना कि आप वहाँ ऐसे भी अकेले पड़े रहेंगे। तो अगर आपको अपने लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, मैं तो उनके परिवार से भी ये बोलता हूँ कि आप अपने बच्चों में उस तरह का बूस्टअप कीजिए, उस तरह का उसको इनकरेज कीजिए कि वो लोग उस जगह जाएं, क्योंकि ये लड़ाई ऑटोमेटिक बहुत बड़ी है। इतना आसान नहीं है कि जाके वहाँ पर जाए और रातों रात एक साल में या कुछ दिनों में क्लिक कर जाए, ऐसा नहीं होता है। ये इंडस्ट्री समय मांगती है, संयम मांगती है। अगर आपने अपने क्राफ्ट पे बहुत ईमानदारी से, देखिए वहाँ विचलित हो जाना या भटक जाना बहुत आसान होता है, लेकिन आप अगर अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित हैं और आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो और अगर आपको कोई चीज़ नहीं भटकाए तो आप निश्चित रूप से आज न कल सफलता पाते हैं। तो समय दीजिए, संयम दीजिए, अपने क्राफ्ट की निपुणता में आप अपना वक्त लगाइए। सर आपने कौन कौन सा फिल्म में काम किया है, उस फिल्म का थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप जिक्र कर दें। हालांकि आप सभी दर्शक को मैं ये बता दूं, ये जो भी फिल्म अभी बताएंगे उनके कुछ कुछ क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, रूबरू में आप देखेंगे उनके इनके एक्टिंग को। तो सर कौन कौन सा आपने किया है ये थोड़ा सा बता दिया जाए। फिल्म अभिनय में निर्माण से मतलब एंट्री करने से पहले मैंने अपने एक प्रोडक्शन हाउस की भी स्थापना की, रुद्रांश सिनेक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड करके, क्योंकि मुझे कोई ब्रेक तो देगा नहीं। जॉब में रहने के बाद थोड़ा फाइनेंशियली आदमी बैलेंस हो ही जाता है, तो क्यों ना अपने आप को ब्रेक दिया जाए। मेरी ऐसी थिंकिंग थी कि मैं अपने लिए तो रास्ता बनाऊं ही, और अगर मैं अनुभव प्राप्त करता हूँ इस इंडस्ट्री में, थोड़ा भी सफल होता हूँ, तो आगे और भी कलाकारों के लिए मैं एक पटल रच सकूं। ऐसे मेरा विजन सब दिन था। ये नहीं कि मैं अपने लिए गया था कि मुझे अभिनेता ही बनना है। मैं अगर 10 के काम आ सकूं, अपने समाज के 10 उभरते कलाकारों के काम आ सकूं, तो यही मेरा दायित्व है और मैं इस दायित्व को निभाने की बहुत ही ईमानदारी से कोशिश भी कर रहा हूं। तो मैंने रुद्रांश सिनेक्राफ्ट्स के अंदर पहले काशी टू कश्मीर से मैंने फिल्म निर्माण और फिल्म अभिनय का काम शुरू किया, क्योंकि मेरे लिए चीजें नई थी अभिनय के क्षेत्र में। आप देखिए, थिएटर एक्टिंग या आप जो मोबाइल में देखते हैं, ये अलग चीजें होती है, बट जो कैमरा एक्टिंग होती है वो एकदम से अलग होती है। आप बड़े कलाकारों जैसे उसमें गोविंद नामदेव, जाकिर हुसैन और उनका दास मानिकपुरी जैसे बड़े और शीर्षस्थ और बड़े अनुभवी कलाकार थे, तो उनका एक अलग ऑरा है। आप अगर उनके साथ फ्रेम शेयर कर रहे हैं तो आपको उतना ही मतलब तैयार होना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एज एन इमेच्योर आप उनके सामने आप कैमरा शेयर कर सकते हैं। तो मैंने पहले
तरीके से बहुत मतलब कह लीजिए कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरह शुरुआत की थी उस फिल्म से। हालांकि मैं मुख्य निर्माता था, लेकिन मैंने कभी अपने आप को थोपा नहीं उस फिल्म में, क्योंकि फिल्म अच्छी दिखनी चाहिए। धीरे धीरे आप जब आप डिजर्विंग होंगे तो आप खुद ब खुद लीड, जैसे कि मैंने कैरेक्टर से शुरू किया और आज मैं लीड कर रहा हूँ। तो मैंने काशी टू कश्मीर में काम किया। फिर मैंने एक लकीवुड फिल्म था जो लखनऊ के स्ट्रगलिंग एक्टर्स से बनी थी। सही मायने में अगर मैंने कैमरे के आगे खड़ा होना सीखा तो जो उसके निर्देशक थे समीर रिजवी जी, और जो खास करके उनके डीओपी थे, मैं ये नाम इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि लोग क्या होता है आगे बढ़ने के बाद अपने पहले गुरु को भूल जाते हैं। वो पहली शिक्षा, वो पहला ब्रेक बहुत मायने रखता है। हमेशा उसकी शिद्दत करें, क्योंकि वही चीजें आपको आगे बढ़ाती है। तो उन्होंने डांट डांट के मुझे सिखाया कि कैमरे पे कैसे खड़ा हुआ जाता है, एक्टिंग कैसे की जाती है, लाइट का बहुत सारी टेक्निकली बहुत सारी चीजें सिखाई। और आज वो मेरे बहुत करीब हैं, इसलिए क्योंकि उस समय मुझे लगता था अरे ये कैसे बोल रहे हैं, मैं एक्टर हूँ, मुझसे ऐसे बात करेंगे, लेकिन वो गुरु थे। मैंने उसको हमेशा एज ए मेंटोर लिया, और आज वही है, उनकी मेहनत है कि मैं आज यहाँ हूँ। इसलिए मैं उनका नाम मेंशन मैंने किया कि उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे काम किया जाता है। फिर उसके बाद मुझे सीतापुर मिली। सीतापुर में मैंने लीड एक्टर के रूप में काम किया, और दुबई में बेस्ट डेब्यू मेल एक्टर का अवार्ड भी मुझे मिला। उसके बाद मैंने शशांक की, जो कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत की जीवनी से प्रेरित फिल्म है, और वो भी काफ़ी अच्छी बनी है। फिर मैंने अभी एक बहुत ही अमेजिंग, मतलब कह लीजिए कि एक अलग कॉन्सेप्ट पे एक वेब सीरीज है ब्लैक ब्रेन, वो भी जल्दी ही आप लोगों के बीच आने वाली है। तो ये सब फिल्में हैं जिसपे मैंने जो है कि काम किया है अभी, और आगे और अभी कई प्रोजेक्ट्स मेरे लाइनअप हैं जो मैं करना चाहता हूँ। जैसे मेरे अपने प्रोडक्शन की अभी 3 शॉर्ट फिल्में भी है। एक तो है फादर, जिसमें कैलाश खेर जी ने अपनी आवाज़ दी है। एक है ब्लैक एंड वाइट, जिसमें सुनिधि चौहान जी ने अपनी आवाज़ दी है। और एक है द सेकंड गॉड, जो डॉक्टर्स के ऊपर है कि आजकल के मेडिकल हब में क्या हो रहा है, कैसे पेशेंट को किस तरीके से मतलब आहत किया जाता है या क्या, इस पर बेस्ड ऑन है। तो ये सारी प्रोजेक्ट्स जो है अभी ऑन फ्लोर है, ऑन फ्लोर। और अभी आने वाले समय में और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर मैं काम करने वाला हूँ। सर, अभी आपने कहा कि कैमरा का फ्रेम में आना, तो कैमरा और रंगमंच, ये दोनों में क्या सर अंतर है? क्योंकि कैमरा में तो टेक किया जाता है, 10 बार जो है लिया जाता है एक ही सीन को, और रंगमंच में नहीं लिया जाता। तो इन अंतर को जैसा समझाया जाए हमारे से। देखिए, रंगमंच का स्थान बहुत ऊपर है। आप जब फिल्म की एक्टिंग करते हैं तो उसमें रिटेक्स होते हैं, रंगमंच में रिटेक्स नहीं। जो रंगमंच के कलाकार होते हैं वो महीनों तैयारी करते हैं किसी एक प्ले के लिए, और मैं मतलब हैट्स ऑफ है उनको, उनकी एक्टिंग को, कि सारा जो सिंक होता है पूरे सीन का, एक एक आर्टिस्ट इस तरीके से प्रिपेयर होता है कि वन गो में वो इतने मतलब देर का जो है नाट्य जो भी वो प्रस्तुत करते हैं, उस तरीके से वन गो में वो करते हैं। तो काफ़ी मेहनत होती है, और एक अलग है, अलग चीज़ है रंगमंच। तो बिल्कुल किसी भी कलाकार को रंगमंच का हिस्सा होना ही चाहिए, वो अनुभव लाता है। मैं भी ये सोचता हूँ कि अगर मुझे भविष्य में कभी समय मिल पाए, क्योंकि मैं फिल्म अभिनय के साथ फिल्म निर्माण में भी हूँ, तो वक्त बहुत कम मिल पाता है, तो मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मेरी भी इच्छा है कि मैं रंगमंच का हिस्सा हूँ। बड़े बड़े एक्टर्स आप देखो कि नाना पाटेकर साहब हुए, नसरुद्दीन साहब हुआ, इन लोगों का प्ले देखने का मुझे कई बार मौका मिला है। पुनीत इस्सर साहब हुआ, तो बहुत सारे लोग इस तरह से रंगमंच से जुड़े हैं, क्योंकि एक्टिंग भी एक ना प्रैक्टिस की चीज है। आप देखिए, जितना ड्राइविंग स्टीयरिंग पे आप बैठते हैं, आपकी ड्राइविंग स्मूथ होती है ना, तो कैमरे के आगे आप जितना खेलेंगे आपकी एक्टिंग उतनी स्मूथ होगी, आप उतना खेलना सीखेंगे। और आप आज का तो ट्रेंड है मेथड एक्टिंग का, तो उसके लिए आपको अच्छी चीजें देखनी पड़ेगी। लाउड एक्टिंग का जमाना चला गया, अभी के कलाकारों को अभी की एक्टिंग समझनी पड़ेगी। अच्छे सीरीज देखो, अच्छे कॉन्सेप्ट देखो, अच्छे वर्कशॉप्स देखो, यूट्यूब पर सारा कुछ अवेलेबल है, तो वहां से सीखने को मिलता है बहुत कुछ। सर, आप सीमांचल के हैं, सीमांचल के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस क्षेत्र में आए? चूंकि सीमांचल में हर एक में एक होड़ लगी है, आई वांट टू मेक एन IAS ऑफिसर, आई वांट टू मेक अ डॉक्टर, बट आई डोंट वांट टू मेक एन एक्टर। वाई सर, ये उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार की धरती IAS IPS की धरती कही जाती है, कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो काफी होनहार है, और मुझे लगता है कि हर एक जिम्मेदार नागरिक या हर एक बंदा, उसका स्थान उतना ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एक्टर हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, IAS हो, या वो एक छोटा कर्मचारी हो,
हर किसी की जिम्मेदारी निभती है, तभी एक समाज बैलेंस हो पाता है। तो हर एक कैरेक्टर उतना ही इम्पोर्टेंट है एक समाज के लिहाज से। और रही बात एक्टर की, मैंने कहा ना कि इसमें संयम लगता है। अभी क्या होता है, आजकल के बच्चे संयम खो देते हैं जब वो शॉर्टकट्स खोजते हैं। देखो, मेहनत का कोई सानी नहीं होता है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर आप डिजर्विंग है ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप अपने टैलेंट को निखारो तो सही, आप सही रूट में अपनाओ तो सही, सही चैनल से जाओ तो सही। भटकाने वाले बहुत मिलेंगे इस इंडस्ट्री पर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग कम है ना, तो वहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, क्योंकि आपको कर दिखाने का जज्बा मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभाव सबसे बड़ी चीज होती है कि अभाव कभी भी चुनौती नहीं बन सकती है। अभाव को आप हमेशा अवसर, जननी हाँ, अवसर के रूप में लीजिए, क्योंकि विपरीत परिस्थिति जो है ना आपके जीवन में हमेशा ना कुछ आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आती है। तो आप विपरीत परिस्थितियों से घबराइए नहीं, अगर लड़िए और जीतिए। अगर यहाँ के बंदे जाना चाहे, प्रशिक्षण लेना चाहे, तो उन्हें सबसे पहले किस इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण लेना चाहिए और फिर कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, भारत में कई बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जैसे एनएसडी है, एफटीआई है, बीएनए है। सर, एनएसडी में तो बहुत आसानी से नहीं होती है, तो मेहनत तो कहाँ नहीं लगती है। आप आज देखो कि एनएसडी के प्रोडक्ट्स, एफटीआई के प्रोडक्ट्स, बीएनए के प्रोडक्ट्स कितना कुछ कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। देखिए, बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है। ठीक है, मानते हैं कि सोशल मीडिया के आने से अभी वेब सीरीज वगैरह का भी बहाव आया है, सीरियल्स का, क्राइम सीरीज का, फिल्मों का, लेकिन काम बढ़ा है तो कलाकार भी तो उतने हैं, आप समझ रहे हैं। तो उसके बीच आपको लड़ना तो पड़ेगा, आपको सीखना तो पड़ेगा, आपको compete करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें तो होंगी ही। और दूसरे कई जो वहां से जो पास आउट गुरु होते हैं, मेंटोर होते हैं, उनकी वर्कशॉप्स चलती है, आप वर्कशॉप्स होती रहती है। मेरी भी कोशिश होगी कि कभी इस तरह के मेंटोर के द्वारा यहाँ पे वर्कशॉप में करवाऊं, ताकि यहाँ के बच्चे भी लाभान्वित हो। सर, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो तो करवाएंगे ही जो आते हैं बाहर से, लेकिन आपसे भी आग्रह है कि सर आप भी कुछ इस तरह का आयोजन यहाँ पे करें, ताकि कुछ बाहर से, तो इनके संदर्भ में आप क्या कहेंगे कि क्या इस तरह के कोई कार्यक्रम आप यहाँ करवाएं? देखिए, सीमांचल के बच्चों के लिए बिल्कुल मैं एक माध्यम बन सकता हूँ, और जो मेरा अनुभव है, जो पर्सनल अनुभव है, वो मैं निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों को शेयर कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर, मुझे अभी भी, मैं 6-7 फिल्में कर चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। मुझमें सीखने की भूख आज भी उसी बच्चे की तरह है। कभी क्या होता है, लोग एक आध प्रोजेक्ट कर लेते हैं और उनको वो अनुभव, वो सफलता पचती नहीं है। कभी भी क्षणिक सफलता में को सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। आप देखोगे बहुत सारे एक्टर ऐसा बुम से गए और फिर तब से नीचे चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने आप को अस्थिर रखिए, पॉजिटिव माइंड फ्रेम में आइए, मिक्सअप रहिए, और सीखने में अपने सीखने की भूख को जिंदा रखिए। आप कभी भी अपने आप को, जिस दिन आपने बोला कि मैं तो सर्वगुण संपन्न हूं, उस दिन आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा। तो मैंने जो सीखा है वो निश्चित रूप से मैं यहाँ के बच्चों में उसको शेयर करना चाहूंगा, और मुझे आगे और सीखना है, और मुझे उन बच्चों से भी सीखना है, क्योंकि उनमें भी कुछ क्वालिटी है जो मुझे उनसे अडॉप्ट करनी है, और जो मुझ में है वो बच्चे देंगे। तो ऐसे ही होगा। सर, आपने काशी कश्मीर यानी कश्मीरी पंडित पर आधारित फिल्म बनाया था। आखिर ऐसा सेंसिटिव मुद्दा आपने क्यों उठा लिया था सर? सबसे पहला तो आपने ही बनाया था, बाद में अभी मिशन कश्मीर आया है, तो ऐसा सेंसिटिव मुद्दा। और फिर दूसरा, आपने शशांक की चर्चा की, तो वो सुशांत सिंह की जीवनी से प्रेरित है। तो आप सर हमेशा इस तरह के फिल्मों को चुनते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है सर? आपका क्या कारण है? कोई बंदा अगर 15 साल की एक वेल सेटल्ड जॉब को छोड़ के किसी नई इंडस्ट्री में आएगा जी, तो वहां वो कुछ करने ही, कोई बंदा अगर 15 साल की वेल सेटल्ड नौकरी को, मल्टीनेशनल नौकरी को छोड़ के किसी नई विधा में अपने पैशन को फॉलो करते हुए गया है, तो वो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव और एक स्ट्रांग माइंड फ्रेम से ही जाएगा। फिल्म निर्माता का कैरियर चुनना बहुत ही डेयरिंग एक डिसीजन होता है, वो भी उस वक्त जब पूरी दुनिया आपके विपरीत हो। तो आप ये सोचो कि एज ए फिल्म मेकर, अगर मेरी पहली फिल्म ऐसी अनछुए विषय पे था जिस पर किसी भी फिल्म, बड़े से बड़े फिल्म निर्माता ने काम नहीं शुरू किया था, वो था कश्मीरी पंडितों का मुद्दा।
एज ए फिल्म मेकर मुझे अपने आप पर ये होता है कि फख्र कि मैंने एक ऐसे कंसेप्ट पे काम किया, एक ऐसे विषय पे काम किया जो कि अनछुआ विषय था। और जब मैंने कश्मीरी पंडितों पर पूरी टीम के साथ पूरा रेकी किया और सारे वो लगभग 40% फिल्म जब मेरी कंप्लीट हुई, तो मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा तब जाके कुछ बड़े मेकर्स सामने आए और तब इस मुद्दे पर उन्होंने फिल्म शूट किया। और मैंने उस वक्त कश्मीर में जाके शूट किया था जिस वक्त कश्मीर में जाना सामान्य नहीं था। हमारी पूरी टीम ने सर पर कफन बांधकर उस फिल्म को शूट किया। आपको पता है कि शूट के टाइम में हम लोग सिर्फ लिपसिंग करके डायलॉग बोलते थे। मतलब एक्टर्स को हम लोगों ने समझाया था कि भाई डायलॉग्स बोलना नहीं तो उस भीड़ में कोई आतंकवादी भी हो सकता है। और हमारा लौटते समय पथराव भी हुआ था हमारे पास। अच्छा, तो हमने कहा नहीं, डल झील हो कि अनंतनाग हो, पुखवाड़ा हो, लाल चौक हो, हजरत अली दरगाह हो, जम्मू हो, श्रीनगर हो, कश्मीर, हर जगह शूट किया जाके। उस समय क्या माहौल था सर उस समय में? बहुत विपरीत परिस्थितियां थी उस समय। मतलब कोई फिल्म शूटिंग सोच भी नहीं सकता। हमने तो बहुत टैक्टफुली और बहुत छिप छिपा के बच बचा के हमने फिल्मों की शूटिंग शुरू की। तो उसके बाद कई फिल्में आई। फिर मुझे नहीं पता क्यों मेरी फिल्म को सेंसर में रोका गया कि शायद काशी टू कश्मीर विलंब से आए। ठीक है, मैं इसमें किसी को दोषारोपण नहीं करूंगा। और ठीक है, अच्छी बात है। मैं विवेक अग्निहोत्री जी को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। विधु विनोद चोपड़ा जी ने भी शिकारा की थी और कश्मीर फाइल्स आई। एटलीस्ट मैं नहीं आ पाया उस पटल पर सबसे पहले, लेकिन दर्शकों को कश्मीरी पंडितों का दर्द तो पता चला। यही मेरा उद्देश्य था। मैं पूरा करूं या हमारे कोई सीनियर पूरा करे, हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था। मेरा उद्देश्य था उनके दर्द को दुनिया के सामने बयां करना। बहुत अच्छा पिक्चराइज हुआ कश्मीर फाइल्स, लेकिन मैं दर्शकों से यही कहूंगा कि हमने भी बहुत आंतरिक अध्ययन करके उस फिल्म को बनाया है। तो जब आएगी ये काशी टू कश्मीर तो जरूर आपका प्यार, आपका साथ, आपका सपोर्ट और आपका जो है कि उद्घोषणा आपकी मिले हमें उस फिल्म के लिए। और दूसरी, आपने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत जी की जीवनी से, मैं फिल्म निर्माता हूं। अगर कोई निर्माता सामने नहीं आएगा तो हम अपने धरती के लाल के लिए नहीं सामने आएंगे क्या? सर, सुशांत सिंह के जीवनी से प्रेरित होकर के आप फिल्म बना रहे हैं, तो वो भी पूर्णिया जिला के थे, आप भी पूर्णिया जिला के हैं, तो इसलिए तो नहीं आप बना रहे हैं? मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस टॉपिक पे काम करूं जी। ये सुशांत सिंह जीवनी की जी के जीवनी पे नहीं है, लेकिन आप समझिए, एक हर कोई आप मुझसे बोल रहे थे ना कि एक्टर बनना चाहते हैं लोग, कैसे करें। हर कोई सुपरस्टार बनना चाहता है ना, एक्टर बनना चाहता है। लेकिन आपको पता है कि जो मतलब सफलता के उस शीर्ष पे है, उसके साथ क्या पॉलिटिक्स हो रहा है, उसके साथ क्या चीजें हो रही हैं, कैसे वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, कैसे अपने पोजीशन को रिटेन करने की कोशिश कर रहा है। कभी उसकी जिंदगी में कोई झांक के देखा कि वो उसकी जो मुस्कान, उसका जो कॉन्फिडेंस कैमरे के आगे दिखता है, पब्लिक को दिखता है, उसके अंदर क्या सच्चाई है? ये किसी ने नहीं देखा। नहीं तो कोई सुपरस्टार क्यों डिप्रेशन में जाएगा? अगर कोई बैड फेज में है तो उसको मोटिवेट करिए, उसको साथ दीजिए, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके फैंस उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो बेचारा तो अकेला होता है ना। वो अपना तकलीफ किसको बोले? तकलीफ होगा तो दुनिया हंसेगी। क्यों हंसेगी भाई? धूप छांव किसकी जिंदगी में नहीं होता है? संघर्ष किसकी जिंदगी में नहीं होता है? वो भी तो एक इंसान है। आज क्यों उनके सुसाइड की नौबत आई? क्यों डिप्रेशन की बात इतनी होती है? क्यों डिप्रेशन की नौबत आई? कितना अकेला हो गया होगा वो इंसान, तो ये नौबत आई। तो जब आदमी चला जाता है तो उसके लिए प्यार उमड़ जाता है, और वो जब इंसान जिंदा होता है तो क्यों नहीं वो प्यार रहता है? मरने के बाद आदमी अच्छा हो जाता है, अच्छा, बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन मरने के पहले उसकी अच्छाई क्यों नहीं आपको महसूस होती है? तो कभी भी एक इंसान को इंसान के नजरिए से देखें, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो। सबसे बड़ी बात है, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता है। सर, आपसे बात करने का और भी इच्छा है, लेकिन समय अभाव। मैं ये चाहूंगा कि ऐसा कौन सा फिल्म है जो आपको रोमांचित करता है वो, और उसका एक आध डायलॉग हमारे शुद्ध दर्शक को सुना दें। मेरी फिल्म का अभी सबसे रोमांचक, मतलब मेरी फिल्मी जर्नी का शशांक ही रहा है जी, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत जी की जीवनी से प्रेरित था और मैंने ही शशांक का किरदार निभाया है। आपको बता दूं कि मैंने उस रोल को जीने के लिए, क्योंकि वो रोल करना था, मैं पहले बहुत मोटा हुआ करता था, 125 किलो का, वहां से 65 किलो पाया, ऐसे लीन हुआ था मैं, बहुत पतला किया था मैंने खुद को उस फिल्म में अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। तो मैंने ना सुशांत सिंह राजपूत, मैं ये सोचता था कि ये सुशांत सिंह की जीवनी पर ही है, उससे करीब है, लेकिन इतनी पॉलिटिक्स हुई उस फिल्म में, इतना रोका गया, आज तक रोका जा रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, किसको तकलीफ है। एक बार तो ट्रेलर भी डिलीट कर दिया गया था। तो मैंने उनको जिया है,
तो मैं जब भी शूट करता था मुझे लगता था वो मेरे आसपास है, वो ऑरा मुझे महसूस होता था। और आज भी मुझे बहुत ज्यादा लगाव है, मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। उसमें एक डायलॉग है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूँ क्योंकि मैं निर्माता हूं, तो मुझे टीम से परमिशन शायद नहीं लेना पड़े। कितनी अजीब है ना यह फिल्मी दुनिया, या हर रिश्ता अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। कौन अपना है कौन पराया है पता ही नहीं चलता, और अंत में सब यही कहते हैं कि आखिर तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो ये एक डायलॉग था जो शशांक इस फिल्म में बोलता है जब वो अपने डिप्रेशन के फेज में होते हैं and all that. तो ये थे हमारे बीच रवि सुधा चौधरी जी। इन्होंने क्या कुछ कहा आप देख रहे हैं इस वीडियो में। तो मैं इनके जज्बा को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं, और साथ ही साथ आप सभी सुधी दर्शक को जो एक्टर बनना चाहते हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके जीवन से आपको सीखने की जरूरत है। और अगर आप पूर्णिया में हैं, अभी ये पूर्णिया में हैं, आप आकर के इनसे मिल सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। इन्हीं के साथ मैं शशिकांत तमाम सुधी दर्शक को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं।